नमस्कार। आज का हमारा विषय है ऊष्मा संचरण की विधियां। हमारी ये प्रकृति, ये दुनिया दो चीजों से बनी हुई है। जिधर भी हम देखें या तो हमें पदार्थ दिखेगा या ऊर्जा दिखेगी। पदार्थ जिसके पास मात्रा होती है, जिससे उसका भार बनता है। पदार्थ में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इस तरह का नाप होता है। पदार्थ को यदि हम ऐसा फेंकेंगे तो वो एक सीधी रेखा में चलता है। ऊर्जा, सूर्य से हमें ऊष्मा आती है, सूर्य से हमें रोशनी आती है, तरंगों के रूप में आती है। ये तरंगें सब तरफ फैलती हैं। इनका हम मास नहीं नाप पाते, इनका भार नहीं नाप पाते। ये तरंगों के रूप में होती है और इनमें कार्य करने की क्षमता होती है। तो जिसमें कार्य करने की क्षमता है वो ऊर्जा है। भले उसके पास भार नहीं है, भले उसके पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ऐसा नहीं है, भले ही वो हमें अलग से दिखती नहीं है, ये ऊर्जा है। तो कार्य करने की क्षमता, ये जो ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता, इसके बारे में दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो ये कि इस ऊर्जा को हम चाहें, ऊर्जा यानी कि काम करने की क्षमता, इसको हम चाहे तो स्टोर करके रख सकते हैं, इसका संग्रहण करके रख सकते हैं और वो पड़ी रहेगी, वैसे के वैसी पड़ी रहेगी। जब हमको जरूरत पड़ेगा हम उसको निकालेंगे और निकाल के अपना काम करवा लेंगे, अपना कार्य करवा लेंगे। ऊर्जा को इस तरह से हम भंडारण कर सकते हैं, उसका स्टोर बना सकते हैं। दूसरा, हम चाहे तो ऊर्जा को चला सकते हैं। ऊर्जा में चलने की क्षमता होती है, अपने आप चलती है। प्रकृति ने उसके नियम बनाए हुए हैं, उस नियमों के अनुसार ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो पदार्थ के बहुत सारे नियम हम लोगों ने पढ़े हैं। शुरू के जो चैप्टर्स हैं मैकेनिक्स में, उसमें हमने पदार्थ के नियम पढ़े हैं। लेकिन अभी हम ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऊर्जा में दो चीजें, एक उसका भंडारण किया जा सकता है, स्टोर में उसको इकट्ठा करके रखा जा सकता है। दूसरा, वो चल सकती है एक जगह से दूसरी जगह, अगर उसके लिए सही कंडीशंस हो, सही शर्तें पूरी की गई हो। तो ऐसी कौन सी शर्तें होती हैं जब ऊर्जा चलती है, और भंडारण की गई ऊर्जा क्या होती है? हम दोनों के बारे में बड़े अच्छे से जानते हैं। सिर्फ आपको जानने की जरूरत है कि आप क्या जानते हैं। आप ये जानते हैं कि अगर हमें यहां से किसी दूसरे शहर में जाना है तो हमारी कार में पेट्रोल चाहिए। क्यों चाहिए? पेट्रोल के पास क्या होता है जो हमें यहां से वहां ले जाएगा? तो उत्तर है कि पेट्रोल में कार्य करने की क्षमता है। पेट्रोल रहेगा, कार चलेगी, जाएगी। तो पेट्रोल के पास क्या है? पेट्रोल के पास ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता है। अच्छा, अगर हम पेट्रोल नहीं यूज करेंगे तो ठीक है, पड़ा रहेगा। अगर पड़ा रहेगा, जब यूज करेंगे, जब उपयोग करेंगे, तब वो ऊर्जा निकलेगी। तो इस तरह से हमने ऊर्जा का भंडारण किया हुआ है पेट्रोल के रूप में। इसी तरह से ऊर्जा का भंडारण हमने किया हुआ है कोयले के रूप में। जब हम कोयला जलाएंगे, C+O2 CO2 बनेगा, उसमें से बहुत सारी ऊष्मा निकलेगी। उस ऊष्मा को, वो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, उससे हम काम करेंगे। इस तरह से ऊर्जा को हम भंडारण करके एक जगह पर रख सकते हैं। दूसरा नियम ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसमें यह है कि इसके पहले एक चीज और, कि ऊर्जा के बहुत से रूप होते हैं। ये आप पहले छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं। जैसे सूर्य से हमें जो ऊर्जा मिलती है उसमें ऊष्मा होती है। ऊष्मा भी एक तरह की ऊर्जा है, क्योंकि उससे हम काम करवा सकते हैं। ऊष्मा से हम भाप बनाएंगे पानी की, और जब पानी की भाप बनेगी उससे बॉयलर चलेगा, उससे इंजन चलेगा, और इंजन चलेगा तो क्या होगा? बल लगेगा और विस्थापन होगा। बल लगा, विस्थापन हुआ, कार्य हुआ। ये कार्य किसने किया? उस ऊर्जा ने किया, जिसका नाम क्या था? ऊष्मा। उसी तरह से दूसरी तरह की ऊर्जा आती है, रोशनी आती है, लाइट आती है, प्रकाश। ये प्रकाश भी
ऊर्जा है, ये प्रकाश आता है, पत्तों पे पड़ता है, उसमें संश्लेषण होता है और उसमें ऊर्जा बनता है, पदार्थ का निर्माण होता है। इस ऊर्जा से हमको, प्रकाश से हमको ऊर्जा मिलती है। प्रकाश के कारण बहुत सी क्रियाएं होती हैं जिससे ऊर्जा बनती है, जिससे हम कार्य कर सकते हैं। तो ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं। कोयले में, पेट्रोल में ये केमिकल ऊर्जा के रूप में होती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता है तो ये ऊर्जा अपना रूप बदलकर सामने आती है। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा हमने ऊर्जा के बारे में पढ़ा। ऊर्जा का एक रूप होता है ऊष्मा। अब ऊष्मा पर हम ध्यान देते हैं। ऊष्मा, किसी पदार्थ के पास ऊष्मा नाम की ऊर्जा है, हमको कैसे पता? तो उसकी कोई ना कोई पहचान होनी चाहिए कि अगर किसी पदार्थ के पास ऊष्मा नाम की ऊर्जा है तो हमें कैसे पता लगेगा? तो उसका हमने एक नापने का तरीका बनाया हुआ है और वो तरीके को हम क्या कहते हैं? उस तरीके में हम किसी चीज को ऐसे हाथ लगाते हैं, हाथ लगाया और ऐसे हाथ हटाया, हमने क्या बोला? बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। तो उसका हमने क्या नापा? तापक्रम। दूसरी चीज को हाथ लगाया, ठंडा है। तीसरी चीज को हाथ लगाया, वो इतना ज्यादा गर्म है कि उसमें से भाप निकल रही है। अगर हम उसका ढक्कन बंद कर देंगे तो भाप उसको धक्कन मार के उड़ा देगी, काम करेगी, बल लगाएगी, विस्थापन होगा। हाथ लगाते हैं, बहुत ज्यादा गर्म है। तो ऊर्जा किसी चीज के पास अधिक है, हमको किससे पता लगा? तापक्रम से। तो तापक्रम एक ऐसी चीज बन गई जो हमको बताती है कि किसी वस्तु के पास ऊर्जा है या नहीं है। अच्छा, सिर्फ तापक्रम ही नहीं है, ऐसी और भी चीजें हो सकती हैं जो ऊर्जा को नापने में हमारी मदद करे। लेकिन ऊष्मा की जो ऊर्जा है उसके लिए एक मापने की विधि क्या है? तापक्रम। अभी हम इतना समझ के रखते हैं कि किसी वस्तु में ऊष्मा है, उसका तापक्रम बढ़ जाता है और हमको पता लग जाता है कि उसके पास ऊष्मा है। हाँ, अगर उसके पास कुछ ऐसे भी होते हैं कि जब तापक्रम नहीं बढ़ता तब भी ऊष्मा होती है, हम उसको गुप्त ऊष्मा कहेंगे। गुप्त ऊष्मा अपने अलग पड़ी है, जिसमें तापक्रम नहीं बढ़ता है फिर भी उसके पास ऊर्जा आ जाती है, उसे छोड़िए। अभी हम वो ऊष्मा ले रहे हैं जिसका पता हमको तापक्रम से बढ़ने से पता लगता है। अच्छा, अब ऊष्मा एक ऊर्जा है, इस ऊर्जा का भंडारण भी किया जा सकता है, स्टोर, और दूसरा ये चल भी सकती है। भंडारण तो समझ में आता है, क्योंकि जिस चीज में ऊष्मा है, भले वो कोयला हो, पेट्रोल हो, ऊंचा रखा हुआ पानी हो या कोई भी विद्युत वाली चीज हो, बैटरी हो, ये सब को जब तक हम रखे रहेंगे हम ये कहेंगे ऊर्जा को हमने स्टोर किया हुआ है। ठीक, ये ऊष्मा का चलना क्या होता है? ऊर्जा का चलना, क्या ऊर्जा चल सकती है? तो उत्तर है हाँ, हमारी प्रकृति ने ऐसे नियम बनाए हैं कि ऊर्जा चल सकती है। कैसे नियम बनाए हैं? तो ऊर्जा क्यों चलती है, किधर से किधर चलती है, इधर से इधर या इधर से इधर, क्या नियम है उसके? तो ऊर्जा के क्यों चलती है उसके नियम देखिए। हमारी प्रकृति बहुत न्याय पसंद है, एकदम समाजवादी तरीके से काम करती है कि सबके पास ऊर्जा बराबर होनी चाहिए। अगर सबके पास ऊर्जा बराबर होनी चाहिए, इसका ये मतलब है जिसके पास ऊर्जा अधिक है उसे ऊर्जा देना चाहिए और जिसके पास ऊर्जा कम है उसे ऊर्जा मिलनी चाहिए। ये प्रकृति का नियम। ऊर्जा किसके पास अधिक होगी? ऊष्मा नाम की ऊर्जा उसके पास अधिक होगी जिसका तापक्रम ज्यादा होगा, जो चीज ज्यादा गर्म होगी। किसके पास कम होगी? जो ठंडी होगी। अब हमने उन दोनों चीजों को मिला दिया। अगर मिला दिया तो प्रकृति क्या चाहेगी? दोनों के पास ऊर्जा बराबर हो जाए, तो ऊर्जा को चलना पड़ता है, ऊर्जा को चलना पड़ता है। अब ये जो ऊर्जा चली किधर से किधर, इसके लिए हमने एक बड़ा एक जनरल नियम बनाया
जो पूरी प्रकृति में हर टॉपिक में आपके काम में आएगा। उस जनरल नियम को देखिए, फिर हम उसको ऊष्मा वाले में लगाते हैं। जनरल नियम ये है कि ऊर्जा जब चलती है तो अधिक दबाव के क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र की ओर चलती है। दबाव अलग अलग चैप्टर में जाके ये दबाव का नाम बदल जाता है। गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में, ग्रेविटी के चैप्टर में इस दबाव का नाम है ऊंचाई, हाइट। अधिक दबाव से कम दबाव की ओर ऊर्जा को चलना है। एक पदार्थ को हमने ऊपर रख दिया, उसके पास अधिक ऊर्जा हो गई, उसको छोड़ दिया, वो अपने आप और ऊपर जाएगा कि और नीचे जाएगा? तो उत्तर नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे आने से उसकी ऊर्जा mgh कम हो जाती है। तो कोई भी चीज की गति किधर होती है? अधिक ऊर्जा से कम ऊर्जा की तरफ उसकी प्राकृतिक गति होती है। तो गुरुत्वाकर्षण में ऊंचाई में, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के चैप्टर में ये दबाव को हम चार्जेस का दबाव कहते हैं, जिसको वहां पर हम बोलेंगे पोटेंशियल, विभव, वोल्टेज। अगर हम बैटरी के दो टर्मिनल को जोड़ते हैं, एक का विभव, एक का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, दूसरे का पोटेंशियल 40 वोल्ट है, और इसके बीच में हमने बल्ब लगा लिया, तो चार्ज चलते हैं, ऊर्जा प्रवाहित होती है। किधर से किधर? 100 से 40 की तरफ, 40 से 100 की तरफ नहीं। तो प्रकृति का नियम क्या बना? अधिक दबाव वाले से कम दबाव वाले की ओर चलना। ऊर्जा हमेशा ऐसे ही चलती है, लेकिन ये जो अधिक दबाव और कम दबाव के क्षेत्र हैं, अलग अलग चैप्टर में हमने इसके नाम अलग अलग रखे। कहीं इसको वोल्टेज बोलते हैं, कहीं इसको हाइट बोलते हैं। तो ऊष्मा के चैप्टर में क्या बोलते हैं? ऊष्मा के चैप्टर में हम इसको तापक्रम बोलते हैं, टेम्परेचर। तो ऊर्जा कहां से कहां चलेगी? तो आंसर है कि जहां ऊंचा तापक्रम होगा वहां दबाव ज्यादा होगा ऊष्मा का, वहां से वो किधर जाना चाहेगी? जहां तापक्रम कम होगा, नीचे तापक्रम की ओर। तो पहला नियम ये याद रखिए कि ऊष्मा ऊर्जा चल सकती है, तो कहां से कहां चलेगी? ये हमेशा ऊंचे तापक्रम से नीचे तापक्रम की ओर चलेगी। ठीक। अब ये जो चल सकती है, इसको हमने अलग अलग देखा कि कहां ऊंचा तापक्रम, कहां नीचा तापक्रम प्रकृति में कहां पर है। तो प्रकृति में ऊंचा तापक्रम, नीचा तापक्रम हमको 10 जगह मिलते हैं, लेकिन उन सब जगह पर जब हम देखते हैं कि ऊष्मा किस तरह से चलती है, तो हमें ये पता लगता है कि ऊष्मा के चलने के तरीके थोड़ा अलग अलग है। कहीं पे कुछ तरीके से चलती है, कहीं पे कुछ तरीके से चलती है। क्यों ऐसा करती है? क्योंकि उसको परिस्थितियां अलग अलग मिलती है। जब रास्ते में नदी हमको मिलती है तो हम तैर के चलते हैं, और जब अच्छी सड़क मिलती है तो कार में बैठ के चलते हैं। नदी आती है तो कार में नहीं चलते। ठीक है। तो जैसा हमारे सामने प्रॉब्लम आएगा, वैसा ही हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। यही काम ऊर्जा भी करती है। लेकिन नियम क्या है ऊर्जा का? ऊंचे तापक्रम से नीचे तापक्रम की ओर चलना। ऊंचा तापक्रम, नीचा तापक्रम किसका? सुबह सुबह उठिए, देखिए सूर्य का तापक्रम ऊंचा होता है, पृथ्वी का कम होता है, तो ऊर्जा चलेगी। ऊष्मा किधर से किधर? सूर्य से पृथ्वी की ओर चलेगी। ठीक है। चाय बनाने गए, हम चाय बनाए, वहां पर हमने गैस जलाई, गैस जल रही है। जिस जगह पर गैस जल रही है उसका ऊंचा तापक्रम, बर्तन में जो पानी रखा है उसका नीचा तापक्रम, तो ऊष्मा चले ऊंचे तापक्रम से नीचे तापक्रम की ओर, इस तरह से चले। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हम एक रॉड को आग में डाल देते हैं भट्टी में, तो थोड़ी देर बाद हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं रॉड को, जबकि ये रॉड तो हमारे हाथ में ही है, ये तो भट्टी में नहीं है। फिर हम इसको क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि उसका दूसरा सिरा भट्टी में है, वहां से ऊर्जा चलती है, अधिक तापक्रम है, और हमारे इस हाथ का तापक्रम कम है। अधिक तापक्रम से कम तापक्रम की ओर ऊर्जा चलती है। कौन सी ऊर्जा? ऊष्मा। ऊष्मा चली, और ऊष्मा का नाप किससे होता है? तापक्रम से। अगर ऊष्मा यहां आ गई तो हमको कैसे पता लगेगा? इसका तापक्रम बढ़ जाएगा, ये चीज गर्म हो जाएगी। इस तरह से ऊष्मा चलती है और तापक्रम में अंतर आता है।
तो अब ये जो ऊष्मा चल सकती है, ये एक गुण हमने देखा। ऊर्जा है, काम कर सकती है, चलना एक काम है, ऊष्मा चल सकती है। अभी जो 3 उदाहरण हमने आपको दिए, ये तीनों में थोड़ा सा अंतर है। किस तरह का अंतर है उसको देखिए। और ये 3 प्रकार ही होते हैं ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाने। जैसे हमने एक रॉड को पकड़ा और एक सिरा उसकी भट्टी में रखा। एक सिरा भट्टी में रखा, एक सिरा हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में जो है उसका तापक्रम पहले कम था, धीरे धीरे तापक्रम बढ़ने लगा। ऊर्जा को कौन लेकर आता है? देखिए, ऊर्जा को कौन लेकर आता है? ये तो बड़ा मुश्किल बात है, क्योंकि हमारे लोहे की रॉड है, लोहे का एक कण अपनी जगह से हिल नहीं सकता। तो पक्की बात है कि इधर से कोई कण ऊर्जा को लेकर नहीं आ सकता, नहीं आता। तो फिर इधर ऊर्जा आई तो कैसे आई? अब कोई कण हिला नहीं, ऊर्जा वहां से यहां तक आ गई। तो हमने उसका एक बड़ा तरीका निकाला, ऑब्वियस तरीका निकाला, स्वाभाविक तरीका हमने निकाला। हमने क्या सोचा कि ये 1 2 3 4 5 कण है, इसको हमने पकड़ा हुआ है, ये वाला कण भट्टी में है, इसने अपनी ऊर्जा इसको दे दी, इसने इसको दे दी, इसको इसने दे दी और इसने इसको दे दी। अगर ऊष्मा इसके पास आ गई तो इसका तापक्रम बढ़ गया, इसलिए ये तापक्रम बढ़ गया। और हम क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल तो कण, कोई भी कण अपनी जगह से हिला तक नहीं। ऊर्जा यहां से यहां आ गई। क्यों? खड़े खड़े एक ने यहां से ऊर्जा ली, इसको दे दी, उसने इधर से ली और इधर दे दी। यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ये काम कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये नियम है कि हर पदार्थ ऐसा कर सकता है। बाद में हमने क्या देखा, कुछ पदार्थ ऐसा नहीं भी करते हैं, कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो हमने उसकी अलग अलग कैटेगरी बना दी। ठीक है, हर चीज को हम पढ़ना चाहते हैं, हर चीज को हम जानना चाहते हैं। तो हमने देखा कि हमारी प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ हैं, खासकर जो मेटल्स हैं, धातु हैं, उनमें ये गुण होता है कि उनके अणु, उनके कण आपस में एक दूसरे से इतने जोर से जुड़े हुए रहते हैं कि वो चलते नहीं। अगर वो चलते नहीं है एक दूसरे से तो वो ऊर्जा को लेकर एक से दूसरे, तो ये धातु इस तरह की होती है कि ये एक अणु को चलने की स्वतंत्रता नहीं होती, उसको फ्रीडम नहीं है कि वो ऐसे हिल भी सके अपनी जगह से, एक दूसरे को इतनी मजबूती से वो पकड़े रहते हैं। अब जो चीज हिल नहीं सकती है वो एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा लेके कैसे जा सकती है? नहीं जा सकती है। तो इसीलिए वो अपनी जगह पर खड़ी रहती है, इधर से ऊर्जा लेती है, इधर देते रहती है। अगर हिल सकती तो क्या होता? अगर हिल सकती तो वो होता जो चाय बनाते समय होता है। क्या होता है चाय बनाते समय? चाय की छोटी छोटी पत्तियां डालिए या पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ पार्टिकल कलर वाले डालिए और देखिए कि चाय की पत्ती में या पानी में जब हम हीट से गर्म करते हैं, यहाँ ऊष्मा हम इसको देते हैं, इसके पास ऊष्मा है। अगर इसके पास ऊष्मा है और पानी इससे ऊष्मा लेता है तो किस तरह से व्यवहार करता है? यहां पर जो पानी होता है, ये वाला कण, इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया, हमको गुलाबी दिखता है। हम क्या देखते हैं कि ये ऐसा सीधा ऊपर उठ जाता है, ये यहां आ गया। और जैसे ही ये उठता है, ये जगह खाली होती है, यहां साइड से एक दूसरा कण यहां पर आ जाता है। ये कण यहां पर आता है, फिर ये गर्म होता है और ये रास्ता पकड़ के सीधा ऊपर उठ जाता है। क्यों ऊपर उठ जाता है? आजू बाजू क्यों नहीं चला जाता? नीचे क्यों नहीं चला जाता? तो इसका उत्तर पहले हम लोग ले चुके हैं कि जब भी किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं, वस्तु को गर्म करते हैं तो वो अपने आयतन में फैलती है, उसकी लंबाई भी बढ़ती है, चौड़ाई भी बढ़ती है, उसका आयतन बढ़ता है। अगर उसका आयतन बढ़ता है तो उसके घनत्व का क्या होगा? उसका घनत्व कम हो जाता है। उसका घनत्व कम होता है, वो हल्की हो जाती है।
अगर उसका घनत्व कम हो जाएगा, पहले वो यहां पर पार्टिकल था, अगर इसका घनत्व कम होता है तो ये वाले द्रव के जो कण हैं इसका घनत्व ज्यादा, इसका घनत्व कम। ऐसा फैली ज्यादा जगह चाहिए तो ये आजू बाजू वाले इसको बोलते हैं कि यहाँ ज्यादा जगह नहीं मिलेगी, तुम हल्के हो गए हो, ऊपर जाओ, तो ये यहां से ऊपर चला जाता है। तो प्रोसेस क्या हुई, बारीकी से देखिए। इसने इसको ऊर्जा दी, ऊर्जा देने से उसका तापक्रम बढ़ा, तापक्रम बढ़ने से उसका आयतन बढ़ा, आयतन बढ़ने से हल्का हुआ, हल्का होने के कारण भारी चीज नीचे, हल्की चीज ऊपर, ये ऊपर चला गया। जब ये ऊपर चला गया तो इसकी जगह कौन आएगा, इधर से एक भारी पार्टिकल यहां पर आया। वो कब तक भारी है, जब तक ठंडा है। वो यहां आता है, जैसे यहां पर आता है, यहां से जो गैस निकल रही है ये इसके संपर्क में यहां पर आएगी, इसके संपर्क में आएगी, इसका तापक्रम बढ़ जाएगा, वही चीज इसके साथ भी होगी, ये भी इसके पीछे पीछे ऊपर चला जाएगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा। जैसे ही ये ऊपर जाता है रास्ते में ठंडे कणों से टकराता है, ठंडे कणों से टकराता है तो इसका तापक्रम कुछ कम हो जाता है। जितना यहां गर्म हुआ था उतना यहां गर्म नहीं रहता, उससे थोड़ा कम होते चला जाता है। तो यहां पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा कम हो गया, ये वाले यहां पर कण आ गए। इसके बाद जब ये दूसरा कण जाएगा तो ये और ज्यादा गर्म, तीसरा और ज्यादा गर्म, और ये ठंडे कण चल के यहां आते जाएंगे। इस तरह से ये कण आएंगे, फिर ये वाले आएंगे, फिर ये वाले आएंगे। उसके बाद इन सब का तापक्रम जब बढ़ जाएगा तो इसका तापक्रम इनके कंपैरिजन में कम हो जाएगा, इसलिए ये भी इधर आ जाएगा ऐसे। तो हम क्या देखते हैं कि कण इस तरह से चल रहे हैं, इस तरह से इसके कण चलते हैं। क्या हो रहा है इसमें एक कण अपने हिस्से की ऊष्मा लेता है और चला जाता है, दूसरा कण आता है अपने हिस्से की ऊष्मा लेता है, चला जाता है, तीसरा कण आता है अपने हिस्से की ऊष्मा लेता है, चला जाता है। थोड़ी देर बाद सबके सब कणों को ऊष्मा मिल जाती है, सबका तापक्रम बढ़ जाता है। ओके, इसमें इन्होंने क्या किया, यहां से चले, वहन किया, संवहन किया, तो ये वाला हमारा तरीका क्या कहलाया, संवहन। हमारी प्रकृति को ये तरीका बहुत पसंद है कि जाओ अपना अपना खुद ले लो। ये इसके संपर्क में आता है, इसको गर्म करता है। गर्मी क्या होती, ऊष्मा क्या होती है, इसके लिए हमने अलग से एक थ्योरी पढ़ी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये जो आप काइनेटिक थ्योरी पढ़ते हैं उसमें हमने बताया कि तापक्रम क्या होता है, इसलिए उसको मैं यहां नहीं छेड़ूंगा। हम ये समझते हैं कि इसमें जब ऊष्मा आती है इसका तापक्रम बढ़ता है, हल्का होता है, ऊपर जाता है, दूसरा आता है, और इस तरह से ये संवहन होता है। और ये जो धारा बनती है, ये जो धारा बनती है इसको हम कहेंगे संवहन धारा। संवहन धारा, ये प्रकृति में सबसे ज्यादा हीटिंग का ये तरीका होता है। अच्छा, अब इसमें क्या दूसरा तरीका भी हो सकता है, उत्तर है हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है कि ये जो पानी है या जो भी द्रव है, इसने एक इसको सुविधा दी हुई है। क्या सुविधा है, जब ये गर्म होके हल्का होता है, हल्का होके इसको ऊपर उठना है तो बाकी के जो द्रव के कण हैं हट जाते हैं और इसको ऊपर उठने देते हैं। ये इसको एक फैसिलिटी है, हट जाते हैं और इसको ऊपर उठने देते हैं। अब मान लीजिए इसकी जगह हमने एक लोहे का टुकड़ा रखा, एक लोहे का टुकड़ा हमने ऐसे रखा और यहां इसको गैस से गर्म किया। अब ये पार्टिकल गर्म हो गया, इसको ऊपर उठना है। ये जो आजू बाजू वाले दो अणु हैं ये बोलते हम नहीं हटेंगे। क्यों, उनका गुण है, वो एक ठोस पदार्थ है, एक धातु है, दोनों का आपस में इतना ज्यादा मजबूत बंधन है कि वो बिल्कुल हटते नहीं।
अगर ये नहीं हटते हैं, ये ऊपर नहीं जाता है, तो क्या होगा? ये अपनी जगह पर ऊष्मा लेता रहेगा, तापक्रम बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा, पर चलकर ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये ऊपर नहीं जाएगा तो क्या होगा? ऊष्मा का तो अपना नियम है कि वो ऊंचे तापक्रम से नीचे तापक्रम की ओर उसको जाना है, उसको सब तरफ बराबर ऊंचा करना है। तो वो क्या करती है कि जब ये यहां से नहीं जा सकती है तो इसके अंदर तापक्रम के कारण थोड़ा सा मैं काइनेटिक थ्योरी इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ये जब गर्म होती है तो क्या करती है? वाइब्रेशन। खूब जोर से ऐसे हिलती है, इतनी जोर से हिलती है कि हम इसको ऐसा हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ को ऐसे आगे मारती है, और जब ये हाथ को ऐसे मारती है तो हम हाथ हटा लेते हैं और क्या बोलते हैं? बहुत गर्म, बहुत गर्म है। ये काइनेटिक थ्योरी, चल के हिट करना। ये अब जब ये इतनी जोर से हिलती है तो जा तो नहीं सकती है, पर इसको धक्का तो मार सकती है। तो ये क्या करती है? इसको भी धक्का मारती है, इसको भी हिला देती है, इसको भी हिला देती है। ये दोनों पार्टिकल भी हिलने लगते हैं। अगर ये दोनों पार्टिकल हिलने लगते हैं तो हिलने के कारण ही क्या बना था? तापक्रम। अभी हमने देखा हिलने के कारण क्या बनता है? तापक्रम। अगर ये दोनों हिलते हैं तो इनका भी तापक्रम बढ़ गया। अब ये दोनों का तापक्रम बढ़ गया। ये जितनी स्पीड से हिल रही है उतनी स्पीड से इनको नहीं हिला पाती। क्यों? थोड़ा आगे वाला है, दूर वाला है, तो जितनी स्पीड से ये चल रही है, अगर ये 1 सेकंड में 1000 वाइब्रेशन कर रही है तो इनको हिलाएगी तो ये 500-500 करेंगे, 600-600 करेंगे, 800-800 करेंगे, 1000-1000 नहीं कर पाएंगे जितना इसका है। कुछ तो ऊर्जा का नुकसान होगा। तो ये हिल रही है, ये उससे थोड़ा सा कम हिल रहे हैं। ऊष्मा की भाषा में आ जाइए, इसका तापक्रम बहुत ज्यादा, इसका तापक्रम उससे कम। अब ये जब हिलते हैं ये अपने ऊपर वाले को हिलाएंगे। क्यों? हल्के होंगे, ये भी ऊपर नहीं जा सकते। इनको हिलाते हैं, ये भी दोनों हिलते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं ऊष्मा की भाषा में? तापक्रम बढ़ गया। इसका तापक्रम बहुत बढ़ा, इसका तापक्रम भी बढ़ा, इससे कम, इसका तापक्रम भी बढ़ा, इससे कम, इसका तापक्रम भी बढ़ा, इससे कम। इसने इसको क्या दी? ऊर्जा। इसने इसको क्या दी? ऊर्जा, ऊष्मा। इसने इसको ऊष्मा दी, इसने इसको ऊष्मा दी। इस तरह से इसने इसको ऊष्मा दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी। कोई भी कण, कोई भी पार्टिकल अपनी जगह से चलकर नहीं गया और आखिरी में इसमें वाइब्रेशन आ गए, इसका तापक्रम बढ़ गया। ये इसका तापक्रम बढ़ गया। अब इस बढ़े हुए तापक्रम से ये वाला तापक्रम बढ़ गया, तो हम क्या बोलेंगे? ऊष्मा यहां से चलकर यहां चली गई, लेकिन कण एक भी नहीं चला। यहां पर देखिए, ये ठंडा था, ये पूरा ठंडा था। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं? पहले ये गर्म हुआ और फिर ये भी गर्म हो गया। ऊष्मा यहां से यहां चली गई, ऊष्मा यहां से यहां चली गई। यहां पर हर कण चलकर यहां गया, यहां पर कोई कण नहीं चलकर गया। तो ये और ये, इसमें वहन हुआ, चला, इसमें कण नहीं चला, लेकिन ऊष्मा चली। तो इसको हम बोलते हैं संचालन या चालन। ऊष्मा का संचालन, ये संचालन की विधि हो गई। तो इस तरह से ये चालन की या संचालन की विधि हो गई। तो चालन को इंग्लिश में हम शब्द यूज करेंगे कंडक्शन, और इसके लिए हम शब्द यूज करेंगे कन्वेक्शन, कन्वेक्शन और कंडक्शन। ये दो, इनके अपने अपने नियम। ओके, एक तीसरा मेथड और देखिए, वो भी हमने प्रकृति में देखा, हमने मेथड नहीं बनाए हैं। नहीं हम प्रकृति को आदेश दे सकते हैं कि ऐसा करो क्योंकि ऐसा नियम है।
हम नियम नहीं बता सकते प्रकृति को, प्रकृति हमको नियम बताती है कि देखो मैं तो ऐसा 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 करती हूं, इसको देखकर आप नियम सोचो। हम सोचते हैं, ये भी हमने सोचा, ये भी हमने सोचा। अब ये दोनों में कण चाहिए, ये वाले पार्टिकल चाहिए, ये वाले पार्टिकल चाहिए, तो हम क्या सोचने लगे, ऊष्मा के जाने के लिए पार्टिकल चाहिए। लेकिन ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य। सबसे ज्यादा ऊष्मा कहाँ हमको मिलती है? धरती पर, सूर्य से आती है। और सूर्य से जब धरती पर ऊष्मा आती है तो धरती के पास और सूर्य के बीच में कोई भी कण नहीं है, पदार्थ का कोई भी कण नहीं है, निर्वात है, वैक्यूम। अगर ऐसा है तो ये वाला मेथड नहीं चलेगा, ये मेथड नहीं चलेगा। अगर दोनों मेथड नहीं चलेंगे तो हमको कुछ और सोचना पड़ेगा कि जरूर कोई तीसरे तरीके से आती होगी। देखा, सोचा, जो हमारा साइंटिफिक मेथड है, वैज्ञानिक विधि है, उसके अनुसार हमने पूरा उसका तर्क किया, वितर्क किया, उसके बारे में सोचा, तो हमने क्या बोला, इन दोनों में वो सेटिंग नहीं हो रही है, वो तीसरा मेथड है। क्या मेथड है? मेथड तो बेसिक नियम वही है। क्या बेसिक नियम है? ऊंचे तापक्रम से नीचे तापक्रम पर जाना। ये तो प्रकृति का नियम कि ऊष्मा हमेशा ऊंचे से नीचे जाएगी। सूर्य का तापक्रम ऊंचा और पृथ्वी का तापक्रम नीचा, तो ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी की ओर जाएगी, ये तो पक्का। ठीक है, सूर्य ऊंचे तापक्रम पर है, अपने से ऊष्मा को निकालता है। अब कोई मटेरियल नहीं है, उसके बाद भी मैंने बरामदे में एक लोहे की कुर्सी रखी, थोड़ी देर बाद देखता हूं कुर्सी गर्म हो गई, छूते भी नहीं बनता उसको, इतनी गर्म हो गई। कहां से आ गई ये ऊष्मा? तापक्रम किसकी निशानी है? ऊष्मा आने की। छुआ, तापक्रम बढ़ा हुआ है, गर्म हो गया है, मतलब ऊष्मा आ गई है। ऊष्मा कहां से आई है? मैंने धूप में रखा तो मैंने इशारा किया सूर्य से आई है। अब सूर्य से आई है, ना तो ये मेथड बैठ रहा है ना ये मेथड बैठ रहा है, तो हमने क्या बोला? तीसरा रास्ता होगा भाई। क्या रास्ता है? हमने कहा सूर्य ने भेजा, कुर्सी पे आया। ये सीधा ऐसा आया, इसको कुछ भी नहीं चाहिए रास्ते में, यानी कोई भी कण नहीं चाहिए। हमको कैसे मालूम कोई कण नहीं चाहिए? क्योंकि रास्ते में कोई कण है ही नहीं। इसलिए हमने नियम क्या बना दिया कि ऊष्मा के चलने का एक ऐसा तरीका भी होता है जिसमें कण की जरूरत नहीं होती है। क्यों? रोज तो देख रहे हैं, इसलिए ये नियम। अब अगर उसमें कोई भी कण नहीं है, वहां से ऊष्मा निकली और यहां पर पहुंची, तो इस मेथड का हमने एक तीसरा नाम रख दिया। और ये तीसरा जो नाम रखा, इसका नाम रखा विकिरण। विकिरण, और इंग्लिश में इसको कहेंगे रेडिएशन। तो विकिरण के तरीके में क्या होता है? विकिरण के तरीके में ऊष्मा एक ऊंचे तापक्रम वाले पदार्थ से निकलेगी और एक कम तापक्रम वाले पदार्थ तक आएगी। बस किस रूप में आती है? तो ऊष्मा के रूप में आती है, ऊर्जा के रूप में आती है। और ऊर्जा का रूप सबसे पहले वाक्य में हमने डिस्कस किया था, तरंगों के रूप में होता है, वाइब्रेशंस के रूप में होता है। ये तरंगें वहां से चलकर आती हैं और जिस चीज पर आकर ये इकट्ठी हो गई, वहां पर उसको ऊष्मा मिल गई, उसका तापक्रम बढ़ जाएगा। जब इस चीज का तापक्रम बढ़ता है तो अगला कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अगला कार्यक्रम क्या? अगर वो चीज यहां है और यहां पर आकर सूर्य की किरणें पड़ी तो इसका तापक्रम बढ़ गया। फिर इसने क्या चालू कर दिया? चालन, इधर भी गर्म और इधर भी गर्म। अगर यहां पर आकर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये जितने भी कण हैं ये कैसे हो जाएंगे? गर्म। किस विधि से? विकिरण की विधि से। उसके बाद ये गर्म होने के बाद ऊपर उठने शुरू हो गए और क्या चालू हो गया? संवहन। उसके बाद फैल गया। तो रास्ते में जैसा जैसा रास्ता पड़ा
वैसे वैसे उसने प्रकृति ने अपना तरीका निकाला। फिर से देखिए, ये हमारे पास एक बर्तन है, ये काले रंग का कुकर, सोलर कुकर। इस सोलर कुकर में हमने पानी डाला। यहां पर सूर्य की रोशनी पड़ी, तो यहां सूर्य के पास ताप है, ऊष्मा है। ये ऊष्मा यहां से चली और यहां आई। कौन सा रास्ता मिला इसको? विकिरण। यहां पर पहुंची, यहां आकर रुक गया विकिरण। तो ये वाले कण कैसे हो गए? गर्म। ये वाले कण गर्म हुए, लेकिन पानी को यहां, तो यहां से लेके यहां तक ये सारे धातु हैं, धातु है, मटेरियल है, हिल नहीं सकते कण, एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। तो ये यहां से यहां ऊष्मा ले जाएंगे। किस मेथड से? तो आप कहोगे क्यों ले जाएंगे, क्या जरूरत है ले जाने की? जरूरत मैं बताता हूं। जब यहां से विकिरण से ऊष्मा आई तो इसके तापक्रम का क्या होगा? इसका तापक्रम बढ़ जाएगा। और अंदर का तापक्रम कैसा है? कम। और प्रकृति का क्या नियम? ऊंचे तापक्रम से नीचे तापक्रम की ओर ऊष्मा को जाना, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए उसको चलना है। फैसला हो गया, चलना है। अब अगर ये सॉलिड है और इसके कण नहीं हिल सकते हैं, तो फिर से ये अपना रास्ता ढूंढता है। इन दोनों में से कौन सा रास्ता है? चालन का, जिसमें कण को चलने की जरूरत नहीं है। तो यहां से यहां तक ऊर्जा गई, किस मेथड से गई? चालन से। यहां पहुंचे, यहां पहुंच गए, तो यहां पर इसको कौन मिला? यहां पर इसको द्रव के कण मिले, और द्रव के कण को चलने की स्वतंत्रता रहती है। जब यहां से इसको ऊष्मा मिल गई, इस कण को ऊष्मा मिल गई, ये गर्म हो गया, फैल गया, इसका घनत्व कम हो गया, हल्का हो गया, तो दूसरे ने बोला भैया थोड़ी सी ऊष्मा मेरे को भी दे दो। बोले नहीं, मेरे को मिल गई, मैं चला। ये यहां से ऐसा उठा, यहां आ गया। ये दूसरा जो भारी था इसकी जगह आया, इसने ऊष्मा ली, ये भी ऊपर चला गया। फिर तीसरा आया, उसने ऊष्मा ली, ये भी ऊपर चला गया। तो यहां पर संवहन धाराएं बननी शुरू हो गई, और धीरे धीरे ये पानी गर्म हो गया। तो ये जो पानी गर्म हुआ, इस पानी के गर्म का इसका सोर्स क्या है? मूल स्रोत क्या है? तो आंसर है, इसका स्रोत है सूर्य। अब सूर्य से ये जो पानी गर्म हुआ, तो इसमें ऊष्मा आई है। किस विधि से आई है? तो हमारा उत्तर है कि जब यहाँ कोई मटेरियल नहीं था, तो प्रकृति ने अपने आप फैसला किया किस विधि से जाना है? विकिरण से। उसके बाद यहाँ एक ऐसा माध्यम था जिसके कण हिलते नहीं है, सॉलिड है, तो उसने फैसला किया कि यहाँ मुझे कौन सा मेथड अपनाना चाहिए? चालन। और जब ये यहाँ पहुंच गया, इन कणों को चलने की स्वतंत्रता है, तो प्रकृति ने खुद फैसला किया कि अब हम ऊष्मा को यहाँ किससे भेजेंगे? संवहन से भेजेंगे, क्योंकि पार्टिकल चल सकते हैं। ये तो इसका फैसला आप नहीं करते, प्रकृति खुद करती है। वो कणों की व्यवस्था को देखती है, उनके बीच के फोर्स को देखती है, और इस तरह से ऊष्मा का पालन होता है। ये हमारे 3 मेथड होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर इनकी परिभाषा आप इनके करके पढ़ना चाहते, आपकी पुस्तक में लिखा है चालन इसको कहते हैं जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है और कणों में किसी प्रकार का चलन नहीं होता है, कण अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। तो ये वाला रूप जो है, ये जो तरीका है, चालन कहलाता है। प्रत्येक गर्म होने वाला कण स्वयं ऊर्जा को लेकर विस्थापित हो जाता है, फिर दूसरा ठंडा कण आकर ऊष्मा लेता है, अपना तापक्रम बढ़ाता है, और वो भी विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार पूरा द्रव गर्म हो जाता है। ये विधि संवहन की विधि है, और बिना किसी मीडियम के, बिना किसी माध्यम के ताप की ऊष्मा तरंगों के रूप में उच्च तापक्रम वाले पदार्थ से नीचे तापक्रम वाले पदार्थ की ओर आती है, और इसको ऊर्जा दे देती है, इसको ऊष्मा दे देती है, इसका तापक्रम बढ़ जाता है। ये वाला विकिरण आपकी पुस्तक में लिखा है, उससे पढ़ के याद कर लीजिए, बना लीजिए, और ये तीनों मेथड हमको समझ में आए। ये हमने इसकी छोटी-छोटी डेफिनेशन पढ़ी है। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे प्रत्येक को क्वांटिफाई करना, यानी
हर एक के सूत्र क्या है, कितना तापक्रम रखने से कितनी ऊर्जा जाएगी और उसके नियम क्या है, कब ऊर्जा तेजी से जाएगी, कब नहीं जाएगी, कब धीरे जाएगी, कितनी जाएगी, उसको समय कितना लगेगा, उसको तापक्रम कितना लगेगा, ये सब चीजें हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अनुसार किस तरह से हम पदार्थ को अलग अलग बांटते हैं कि चालन के लिए कौन सा अच्छा है तो अच्छा चालन कौन है, संवहन के लिए अच्छा है तो अच्छा संवहन किसमें होता है, जब संवहन द्रव में होता है तो क्या संवहन गैसेस में भी होता है, गैसेस में भी होता है, तो गैसेस में किस तरह से होते हैं, और ये जो संवहन होते हैं इसमें हमारी दुनिया में क्या क्या होता है। हमारी दुनिया में जो प्रभाव होते हैं वो बड़े विचित्र प्रभाव होते हैं इनके कारण से। संवहन की धाराओं से जो जो होता है उसकी कहानियां सुनेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। ये सब चीजें अब हम लोग एक एक क्लास में करेंगे, एक में संचालन, एक में संवहन और एक में विकिरण। धन्यवाद।